नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीती रात बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। उसके विरोध में और लगातार बढ़ते अपराधों से तंग लोगों ने आज जमकर तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्हें पता है क्या हुआ है और तुरंत मारे गए पुलिस वालों के परिवार वालों को 20-20 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। झांसी में एक युवक को मजदूरी से इनकार करने पर जिंदा जलाकर मार डाला गया। दलित युवक है और अभी इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके पहले एक बीजेपी और एक कांग्रेस के नेता की हत्या हुई और भी हुई हत्याएं, पॉलिटिकल हत्याएं इसको कहा जा रहा, और एक बीजेपी नेता पर गोली चलाई गई। बदायूं के बाद भी गैंगरेप के कई मामले सामने आए हैं, यानी अपराधों की खबरें बदस्तूर जारी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बयान भी आते हैं जो आपको हम बता रहे हैं। जैसे जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ये तो हर साल होता है, नॉर्मल रूटीन है और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां इसीलिए तो हैं। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं जो लोग यूपी में बलात्कार के मामलों से चिंतित हैं उन्हें दिल्ली में रहना चाहिए। रामगोपाल यादव कहते हैं टीवी चैनलों पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री के कारण युवाओं की मानसिकता दूषित हो रही है और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और यूपी के इन हालात पर राजनीतिक बयान भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि आंकड़ों के मुताबिक बाकी राज्यों में भी अपराध होते हैं, काफी होते हैं, लेकिन मीडिया उनको दिखाता नहीं। और ये भी कि अखिलेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो चर्चा आज यही कि क्या अखिलेश सरकार को टारगेट किया जा रहा है या सरकार सच में फेल हो रही है, ये हम आपको दिखाएंगे और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन उसके पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। फिरोजाबाद में 2 पुलिस वालों की हत्या से नाराज लोग सोमवार को सड़कों पर उतर आए। इन्होंने बसों से मुसाफिरों को उतारा और रास्ता जाम कर दिया। इन पुलिस वालों ने लूटपाट कर भाग रहे एक गिरोह को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इन्हें मार डाला। अब मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वो मुठभेड़ में, अब जहां मुठभेड़ में घिर लिया उसमें जान गई है, तो वो तो कानून व्यवस्था को बेहतर और कानून को बचाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यूपी में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। झांसी के एक गांव में दबंगों ने एक नौजवान को बस इसलिए जला दिया कि उसने जबरन मजदूरी से इनकार कर दिया। इस हमले में उसका छोटा भाई भी घायल हुआ। इसके पहले बदायूं में 2 बहनों की हत्या के बाद लगातार लड़कियों के मारे जाने की खबरें आती रहीं। राज्य में बीजेपी से जुड़े कई लोगों की हत्या भी इन्हीं दिनों हुई। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की भी हालात पर नजर है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी हमारी होम मिनिस्ट्री बराबर जानकारी हासिल कर रही है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कई तरह की चुनौतियां हैं। पुलिस महकमे में 55% के करीब पद खाली पड़े हैं। 3.5 लाख पुलिस वालों की जगह बस 1.5 लाख पुलिस वाले हैं, यानी 1 लाख लोगों पर बस 94 पुलिस वाले हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 लाख पर 137 पुलिस वालों का है। यूपी का बड़ा आकार भी गृह मंत्रालय के मुताबिक एक बड़ी समस्या है। इसलिए एक सोच ये भी चल रही है कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटे बिना वहाँ हालात सुधर नहीं सकते। मगर संकट ये भी है कि यूपी के पूरे तंत्र को जैसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग चुनौती देते रहते हैं। इसलिए जब तक यूपी की राजनीतिक संस्कृति नहीं बदलेगी तब तक हालात नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में राज कानून का नहीं बल्कि कानून राज करने वालों का चलता है, और जब तक ये राजनीतिक दखल अंदाजी खत्म नहीं हो जाती तब तक उत्तर प्रदेश का संकट यूं ही बना रहेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन तुलसी के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो रिपोर्ट देखी आपने और उस आगे हम बढ़े, चर्चा करें अपने खास मेहमानों से। उसके पहले एक और बयान आपको सुनवाना चाहते हैं, नरेश अग्रवाल का, समाजवादी पार्टी के हैं। और मुझे तो दिखाई दे रहा है आजकल हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी पहले वेरीफाई करे कि जो लोग अपने को कह रहे हैं क्या उनके मेंबर हैं, मेंबरशिप नंबर क्या है। ये एक विधिवत प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और मैं कहूंगा इसमें बहुत बड़ी केंद्र सरकार की साजिश हुई है। किसी न पार्टी ने किसी व्यक्तिगत कोई हमले नहीं हो रहे हैं। जनरल लॉ एंड ऑर्डर में अगर कहीं कुछ हो जा रहा है तो उसको कोई पार्टी अपने ऊपर लेगी, उचित नहीं है।
और हमारे साथ खास मेहमान है यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। विजय गोयल हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सांसद हैं बीजेपी के। अमिताभ ठाकुर लखनऊ से जुड़ रहे हैं, आईजी हैं उत्तर प्रदेश में नागरिक और सुरक्षा के। असीम वकार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले असीम वकार जी, आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आप लगातार कहते रहते हैं कि आप कई चैनलों पर आप बोलते रहते हैं कि बेसिकली दुष्प्रचार जो यहाँ पर अग्रवाल जी कह रहे थे, नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, वो किया जा रहा है। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, सामने आई हैं, क्या मतलब है नरेश अग्रवाल के इस बयान का जो कह रहे हैं कि बीजेपी चेक करे कि कौन कौन कह रहा है कि वो उनके पार्टी का है, वो दुष्प्रचार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मीडिया, बाकी पार्टियां, बीजेपी सब एक साथ लगकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार ही कर रहे हैं? देखिए, मैं इस जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा जी। इजाज़त चाहता हूँ आपसे कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो अंग्रेज़ों की डिक्शनरी में एक अल्फाज हुआ करता था, प्रोपेगेंडा। और वो प्रोपेगेंडा इस तरह करते थे कि झूठ को इतनी बार बोलो कि सच हो जाए। इसका मैं सबूत दे दूं आपको कि वाजिद अली शाह के बारे में ये बात है कि वो अपनी फौज को खुद परेड कराते थे सुबह 4 बजे, लेकिन प्रोपेगेंडा करके अंग्रेजों ने उनके बारे में ये कह दिया कि बहुत अय्याश हैं, बहुत आराम परस्त हैं और ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये उत्तर प्रदेश चला नहीं सकते और ये जनता के पैसे को रवा दवा करके खर्च करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा था जो अंग्रेज अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया करते थे, बदनाम करने की नीति। उसी नीति पर मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल कुछ लोग चल रहे हैं उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए। देखिए, अगर आप लोग महिलाओं के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम भी महिलाओं के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं। और महिलाओं के प्रति लड़ाई खाली उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जाना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा की बात, नहीं, एक मिनट असीम वकार साहब, आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, नाम लेने में क्या समस्या है? आप बोल दीजिए कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा, जरा नया एग्जाम्पल दे दीजिए ना। मीडिया कर रही है हम लोग के खिलाफ। हाँ। मीडिया किसके कहने पे कर रही है? हाँ। देखिए, मैंने आपके यहाँ चैनल पे उस दिन बैठकर एक बात कही थी। हाँ। कि मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूँ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कहां पर कितना अपराध हो रहा है, मेरा अपराध कम है या किसी का अपराध ज्यादा है। लेकिन जब सवाल खड़ा करते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों का, तो मैं एक सवाल उठाता हूँ कि मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर 3406 रेप हुए, लेकिन सब मीडिया अगर मिला लिया जाए तो 3406 घटनाओं को 34 बार भी आप ठीक है, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं और आंकड़ों की बात करके कई बार जो सरकारें हैं वो आंकड़ों के पीछे छुपती है। मैं लगातार दिखा रही हूँ आंकड़े, लेकिन एक चीज आप बताइए, आप कह रहे हैं असीम वकार साहब, आप कह रहे हैं कि मीडिया किसके कहने पे, खैर अब आप कैसे ऐसे सोचते हैं कि पूरे मीडिया का एक ही कहीं से गुरु मंत्र आता है, पूरा मीडिया उसको फॉलो करता है? ये तो बड़ा असंभव है, एक परिवार में भी सब नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कम से कम खुलेआम बोल दीजिए। जब आप मीडिया को खुलेआम बोल सकते हैं तो आप बाकियों को भी बोल सकते हैं। जी, मैं बोल रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर नजर रखे हुए है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है। मैं बताऊं आपसे, अभी मीडिया पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आप हमारे यहाँ जिस तरह से दिखाया करते हैं, हमें इस पर एतराज नहीं है। देखिए, अपराध हो रहा है अगर हमारे यहाँ, तो हम सर झुका के उसको तस्लीम करते हैं कि ये अपराध हुआ। लेकिन आपको ये भी दिखाना चाहिए कि राजस्थान में जागरण की रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान में एक आदिवासी किला है बांसवाड़ा, वहां पर एक 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। लगातार चल रही है, बाकी जगह और वो मां बन जाती है। मुझे नहीं मालूम आपने देखी है या नहीं देखी, लेकिन चलिए, उसको भी उतनी ही प्राथमिकता दिखाया जाना चाहिए। विजय गोयल जी के पास जाना चाहती हूं। विजय गोयल, दूसरी बात, हाँ जल्दी से आप बात खत्म कर लीजिए, मैं विजय गोयल से सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा मोदी जी के एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एक सम्मन जारी हुआ बलात्कार केस में। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मीडिया उसी तरह सवाल उठाती कि भाई इन मंत्री का क्या किया जाएगा, मीडिया उसको लगातार दिखा रही नहीं, मीडिया ने अपना रोल सही से अदा नहीं किया। पिक एंड चूज मत, तो ये जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है। नहीं, जनता समझदार है, इसलिए मैं भी कह रही हूँ। विजय गोयल जी, जो चीज यहाँ पर सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी अखिलेश सरकार पर
किसी तरह से दबाव डालने की कोशिश में है, बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, बीजेपी झूठी बातें फैला रही है। कुल मिलाकर इसका मतलब जो है फिलहाल यही निकलता है। आपकी नजर जो है वो उत्तर प्रदेश पे है, क्या ऐसा है? नहीं, हमारी नजर उत्तर प्रदेश पे जरूर है। इसलिए उत्तर प्रदेश पे नजर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो कानून व्यवस्था हो गई है, हाँ। उससे आम आदमी भयभीत है। अभी भी ये सीखने को तैयार नहीं है। ये मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं, ये बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, किंतु इनसे पूछिए, यूपी के ही आईजी स्पेशल टास्क फोर्स ने कहा कि यूपी के अंदर हर रोज 10 रेप केस हो रहे हैं। 2012 के अंदर आप देखिए हर साल 23,000 से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? ये आंकड़े बीजेपी नहीं लेके आ रही है जाके जी। ये आंकड़े इन्हीं की सरकार के अंदर जो दर्ज हुए हैं। अब 2012 के अंदर 4,000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, 8,000 से ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, डकैतियों के 322 से ज्यादा केस हैं। तो आप ये समझिए कि ये दुष्प्रचार हमारा नहीं है, ये इनके कर्म है, क्योंकि इनके पास विल पावर नहीं है राज करने की। इतना ज्यादा राजनीतिकरण कर दिया गया है पूरे स्टेट का कि उसके अंदर पुलिस तो रह ही नहीं गई है। एसपी के ही लोग जो हैं वे ही सारा चलाते हैं। वो जिसकी चाहते हैं थाने के अंदर अपॉइंटमेंट कराते हैं, वो चाहते हैं उसके जिसके खिलाफ उसके खिलाफ एफआईआर होती है, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होनी होती है उसकी वो दर्ज नहीं होने देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस समय अखिलेश सरकार आई थी उस समय लोगों को ये आशा बंधी थी कि एक नौजवान मुख्यमंत्री बना है तो यहां वो डेवलपमेंट करेंगे, अपराधों के ऊपर रोकथाम लगाएंगे। किंतु आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों के अंदर 10 से 12% अपराध और बढ़ गए। तो सवाल यह है कि ये कहकर आप पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं कि बीजेपी है। ये कहना तो बहुत आसान है क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, किंतु अगर आपसे सरकार चल नहीं रही है तो आपको सरकार में रहने का कोई हक भी नहीं है, ये समझिए। और मैं समझता हूं जो इनको व्यवस्थाएं करनी थी, पिछली बार इनको 293 करोड़ रुपया दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का, वो उन्होंने बनाए नहीं है। आज भी मां बहनों को खुले के अंदर शौच के लिए जाना पड़ता है, जो कि अपराधों का एक बहुत। एक चीज बताइए, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम वहां की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कितने दिन नजर रखने के बाद आप कोई फैसला लेंगे, और क्या नजर आपकी बाकी राज्यों पर भी है? जो मैं आंकड़े देख रही हूं, राजस्थान का है और मध्य प्रदेश का है, क्या इन पर भी नजर है आपका? क्यों नहीं होगा? जहां जहां पर भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हैं या दूसरे शासित हैं, उनके ऊपर नजर रखनी होगी। और हमारा फेडरल करैक्टर है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार जाएगी और जो मर्जी एक्शन करेगी। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहले चेतावनी भी देनी पड़ती है, पहले यह भी कोशिश की जाती है कि भाई इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो सकता है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अब तक होश आ जाना चाहिए इस बात के लिए कि अब आपका काम लीपापोती से नहीं चलेगा, आपको एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। अभी क्यों थानों के अंदर बदलाव हो रहा है, अभी क्यों इंस्पेक्टर सारे बदले जा रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, किंतु अब दिखाने के लिए लीपापोती क्यों बदले जा रहे हैं? हालांकि जब आए थे उसी वक्त कहा गया था कि मायावती सरकार में जो लोग थे उस समय भी ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, हम उसको बदलने जा रहे हैं। इस पर मैं आऊंगी असीम वकार साहब के पास, लेकिन अमिताभ ठाकुर के पास मैं पहले जाना चाहती हूं। अमिताभ ठाकुर जी, पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अभी जो हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा दिखाया जाता है, मीडिया में आता है या राजनीतिक बयान आते हैं, उसके बाद जो पहली चीज होती है वो ट्रांसफर होते हैं। बड़ी संख्या में अफसरों का ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर करने से, क्योंकि आप ये सिस्टम लगातार देख रहे हैं, ट्रांसफर्स करने से क्या कुछ स्थिति सुधरती है? जैसे 66 IAS ऑफिसर्स का अभी हाल में ट्रांसफर कर दिया गया 2-3 दिन पहले, ऐसे ही लगातार थोक भाव में जिसको कहते हैं वो ट्रांसफर्स हो रहे हैं। क्या इससे कोई समस्या सुलझती है? घूम फिर कर हो सकता है कि वही लोग उसी जगह पे वापस पहुंच जाते हो। देखिए, ट्रांसफरों को लेके चूंकि ये पुलिस एक प्रोफेशनल बॉडी है, सबसे पहले प्रकाश सिंह जो हमारे पूर्व डीजी हैं, उन्होंने सन 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL किया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में स्पष्ट रूप से कहा था कि फील्ड में थाना अध्यक्ष से लेकर DGP तक जितने अफसर हैं उन्हें 2 साल से पहले न हटाया जाए। उस पर 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक शासनादेश निर्गत हुआ था। पुनः 2014 में अभी 28 जनवरी को हमारे जो IPS कैडर रूल्स हैं उसमें परिवर्तन किया गया, रूल 7 में, और यह कहा गया कि 2 वर्ष से पूर्व कोई भी ट्रांसफर न हो। यह भी कहा गया कि जो भी ट्रांसफर होंगे वह सिविल सेवा बोर्ड द्वारा होगा।
यह कहा गया कि 2 साल से पूर्व जो भी ट्रांसफर होंगे उनमें संबंधित अधिकारी को एक मौका दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं या तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया, भारत सरकार ने जो व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से काफी सोचने समझने के बाद किया गया, एक काफी एम्पिरिकल स्टडी के बाद किया गया और इनके पीछे एक डेफिनेट बैकग्राउंड था। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है कि अगर इस बैकग्राउंड का पालन नहीं होगा और इसे डेविएट किया जाएगा, तो मैं समझता हूं एकेडमिकली, एम्पेरिकली तो जो फर्स्ट अप्रीहेंशन यही होगा कि इस तरह के डिस्टॉर्शन विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जो कुछ भी एक लॉन्ग पीरियड के बाद प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये बता दीजिए। ग्राउंड पे क्या हो रहा है प्रैक्टिकली ये बता दीजिए। क्या ट्रांसफर करने से कोई सुधार दिख रहा है? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो चीज एम्पिरिकली एस्टैब्लिश्ड है उसे डेविएट करने पर निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम होगा, क्योंकि यह थियोरिटिकली प्रमाणित होने के बाद ही ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया, भारत सरकार ने जो आदेश किया, तो मुझे लगता है कि जो रूल्स हुए हैं उनको एडहर नहीं करने पर निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम होने की संभावना हमेशा रहती है। यद्यपि स्टडी का विषय है, सीधा नहीं बोल रहे आप, सर्विस में है शायद इसलिए सीधा आप नहीं बोल रहे। मैं आपको बता दूं, प्रकाश सिंह का आपने नाम लिया है, लगातार मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में कवर करती रही हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में जिस तरह से कास्टिज्म चला गया है पुलिस सर्विस में और जिस तरह से पूरा वहां पर पुलिस का महकमा जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या वो है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लौटती हूँ मैं।